कुछ देर यूं ही बैठने के बाद छवि ने फ़ोन कान से हटाया, फिर खड़ी हुई और कमरे में चली गई। वो बेड पर लेटी रोती रही। संग्राम भी अपने कमरे में खड़ा उसके कमरे की जलती हुई लाइट को देखता रहा। वो कपड़े बदल कर आया। उसने टाइम देखा तो रात के 1:30 बजने वाले थे। उसने छवि के कमरे की तरफ देखा तो लाइट अभी भी जल रही थी। वो अपना काम करने लगा। लगभग 3 बजे वो स्टडी से वापस आया तो उसने देखा कि छवि की लाइट अब भी जल रही है। उसे तब लगा कि ये रोते रोते सो गई होगी, इसलिए लाइट बंद करना भूल गई। तब वो खुद भी आकर लेट गया। अगले दिन वो रोज की तरह बालकनी में नहीं आया और सुबह जल्दी ही कंपनी पहुंच गया। शर्ट्स की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट आई हुई थी जिसे समय से पूरा करना था। वो वर्कर्स को जल्दी से काम करने के लिए कह रहा था। तभी उसके फ़ोन पर सिड का फ़ोन आया। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या हुआ? इतनी सुबह फ़ोन कर दिया? मेरी बात कान खोलकर सुन। मेरे पापा मुझे पूछ रहे थे कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं तेरी कंपनी का नाम देकर कह दिया कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अब अगर पापा का फ़ोन आया तो संभाल लेना, सिड बोला। तू चिंता ना कर। तूने नाम क्या बताया है? गधे, तेरा नहीं मेरा, संग्राम ने पूछा। शरद शरद बताया है। संग्राम नाम सुनकर तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। उन्हें पता है कि तूने ही मुझे जासूस बनाया है। बता नहीं, उन्हें मेरे शेरलॉक होम्स से क्या शिकायत है? कहते कहीं सफाई वाला लग जाना, पर जासूसी कभी नहीं। तुझे लगता है मैं बता दूंगा? मैं अंकल को जानता हूँ। अगर मैं एक लफ्ज़ भी बोला तो गेम ओवर। शुभ शुभ बोल। उन्हें पता नहीं है? तुझे पता है कि कितने गुस्से वाले हैं वो? दूसरी तरफ क्या सिचुएशन है? संग्राम ने पूछा। वैसी ही है यार, बिजनेस करना ना तेरे पापा को आता है और ना ही हर्ष को। ये तो 2 दिन में बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। सुन, तू रवि के साथ मिलकर सब सेट करते रहना। कैसे करना है तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। हाँ ओके, डोंट वरी, बस मेरे पापा को संभाल लेना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। संग्राम सोचने लगा कि ये मेरे पापा हैं तो इन्हें बिजनेस क्यों नहीं आता। शायद उन्होंने कभी इंटरेस्ट ही ना लिया हो। हाँ, यही हुआ होगा। तभी वर्कर की आवाज़ ने उसे मौजूदा वक्त में ला खड़ा किया। वो फिर से कंपनी के कामों में लग गया। स्कूल में छवि उस दिन कुछ देर के लिए स्कूल चली गई। उसने पिछले काम निपटाए, सारे स्टाफ से मैडम की खबर पूछी। फिर छवि बोली, अब मैडम पहले से ठीक हैं, हम चलें तुम्हारे साथ उन्हें मिलने? रितु मैडम ने पूछा। हाँ जी चलिए, लेकिन मैडम कह रही थी कि आप लोग 2-2 करके ग्रुप में आना, ताकि पीछे स्कूल में बच्चों को दिक्कत ना हो। स्कूल का काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, हम 2-2 करके ही आएंगे, टीचर्स बोले। फिर छवि वापस आ गई। मैडम का घर। बेटा, संग्राम का कुछ पता चला? नहीं मम्मी, कहीं शांत जगह चला गया होगा। कुछ पता लगते ही आपको बता दूंगा, सहस बोला। हाँ, उस पर बहुत तरस आता है। बचपन से उसने बहुत दुख देखे हैं, कभी खुशी नहीं देखी। अब छवि जैसी अच्छी पत्नी मिली, पर वो भी उसे छोड़कर आ गई। उसकी किस्मत में सुख शब्द तो भगवान लिखना ही भूल गया, कहकर वो रोने लगी। मम्मी, आप क्यों रोते हो? सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन वो छवि को लेने यहाँ जरूर आएगा। भगवान तेरी दुआ कबूल कर ले। तो मैं उससे आगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलें। तभी मौली आई। मैडम जी, छवि मैडम के साथ 2 मैडम आई हैं। सहस ने जल्दी से कुर्सियां लाकर बेड के पास रख दी। फिर मौली से उन्हें ऊपर ही ले आने को कहा। ऋतु और शिवानी ही आए थे। वो आकर कुर्सियों पर बैठ गए। मैडम, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप अपना ख्याल रखा कीजिए। ख्याल रखने को तो इतने सारे लोग हैं ही, अब शरीर का क्या करूं? बाकी उम्र भी तो हो गई है। और सुनाओ, स्कूल में सब ठीक रहा? इन दिनों कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैडम ने पूछा। नहीं मैडम, सब ठीक रहा। उल्टा आपके ना होने से बच्चे ज़्यादा शांत हो गए हैं और सब काम अपने बताए ढंग से कर रहे हैं। आपके बताए ढंग से। आपके ठीक होने की रोज़ दुआएं करते हैं। रोज़ मुझे पूछते हैं कि मैडम कब आएंगी, मैडम कैसी हैं। सभी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सोच रही थी कि आपकी आवाज़ में बच्चों के लिए कोई मैसेज ले जाऊं, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी, रितु बोली। मैडम ने बच्चों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके दिया। बच्चों, मैं तुम्हारी बड़ी मैडम। माफ़ करना, बीमारी की वजह से तुमसे दूर होना पड़ा, पर मैं जल्द ही वापस आऊँगी। सब टीचर्स की बात मानना, खूब मन लगाकर पढ़ना। मैडम, एक ख्याल आज मेरे मन में भी आया है। अब सारे बैठे हैं तो कहूँ? छवि बोली। हाँ बोलो बेटा, मैडम बोली। क्यों ना हम प्रेयर के वक्त आपकी बच्चों के साथ वीडियो कॉल करा दिया करें, फिर आप रोज़ की स्पीच दे दिया करना, छवि बोली। हाँ छवि, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ऋतु मैडम बोली। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लेना, मैडम बोली। फिर सभी इधर उधर की बातें करती रहीं। मौली सबके लिए चाय लाई। चाय पीने के बाद वो लोग चले गए। आज शरद नहीं आया? मैडम ने छवि से पूछा। नहीं आंटी जी, काम पड़ गया होगा तभी नहीं आए, छवि धीरे से बोली। चली गई आपकी टीचर्स? सहस अंदर आते हुए बोला। हाँ जी, चली गई, छवि उसी की टोन में बोली।
बाप रे, कितना बोलती हैं। अगर मेरी टीचर्स होती मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता। सहस अपना सिर पकड़कर बोला, दिमाग तो अब भी खराब है, अभी कौन सा बहुत ठीक है, कहकर छवि हंस पड़ी। क्या? अच्छा जी, दिमाग खराब होगा तेरे संग्राम का, मेरा क्यों हो? अच्छा, संग्राम का भी क्यों हो? तेरा हो, तेरी मीना का हो, छवि फ्लो में बोल गई। इसकी मीना? मैडम ने छवि की तरफ देखा, फिर सहस को देखा। सहस का तो रंग ही उड़ गया। वो अपनी जगह जम गया और छवि की तरफ देखने लगा। वो, आंटी, मैंने यूं ही फ्लो में कह दिया। असल में मीना वहाँ मेरी फ्रेंड थी। वो सहस को पसंद करती थी, सो मैं इसे छेड़ने के लिए कह रही थी। छवि ने बात बदलते हुए कहा, और क्या बिल्कुल पागल है ये भी। अब किसी और के सामने कह देती तो क्या सोचता? सहस ने चैन की सांस लेते हुए कहा। कैसी है ये मीना? मैडम ने छवि का हाथ पकड़कर पूछा। जी, सुंदर है, दिल की मेरे जैसी है, गोरी चिट्टी और लंबी है, मुझसे इतनी लंबी है। पढ़ाई में भी ठीक है। सहस, उसको वीडियो कॉल करें? मैंने बात नहीं की उससे, फ़ोन बहुत दिनों से। फ़ोन बदल लिया इसलिए उसका नंबर नहीं है। उसने उसे इशारा किया। सहस ने फ़ोन निकालकर मीना को वीडियो कॉल की। कॉल करते ही उसने फ़ोन छवि को पकड़ा दिया, कहीं वो पागल कुछ और ही ना बोल दे। कॉल मिलते ही सहस के फ़ोन पर छवि को देखकर मीना बहुत खुश हुई। वो बोली, हाय छवि, तू तू कहाँ चली गई थी? मैंने तो इस गधे से कहा था कि चल संग्राम के घर जाकर पूछ आएं, पर इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वैसे तू इसके साथ कैसे? ये ये तो मनाली गया हुआ था। क्या तू मनाली में है? तुझे पता है तेरे पीछे सहस ना, वो कहीं पोल ना खोल दे। सो उसे बीच में ही टोकते हुए छवि बोली, तू अपनी ही सुनाए जाएगी कि मेरी भी सुनेगी? मैं मनाली आ गई थी, तुझे पता है मैं जहाँ आई वो सहस का ही घर है। मैं उसकी मम्मी के साथ रह रही थी। आज तेरा जिक्र चला तो मैंने सोचा तेरी भी बात करा दूं उनसे। छवि उसे इशारे से समझा रही थी कि सहस की बात ना करना, पर फिर उसने फ़ोन को मैडम को दे दिया। मीना अपने डर को काबू करते हुए बोली, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? फ़र्क है बेटा, आप बताओ ठीक हो? कहाँ आंटी, मेरे ये दो ही दोस्त हैं, पहले छवि छोड़ गई, अब ये सहस भी। ओह सॉरी, वो आपके कारण गया है, पर मैं यहाँ अकेली हूँ ना, इसलिए दिल नहीं लगता। मीना बिना सोचे ही बोल देती थी। फिर तुम भी सहस के साथ आ जाती बेटा। मैं कहाँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ भेजते मुझे, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, इतना बुरा है क्या ये लड़का? बुरे का तो पता नहीं, लड़का जरूर है, उसी वजह से जाने नहीं देते। मीना मुंह बनाकर बोली। मैडम हंस पड़ी, उसे इसका भोलापन अच्छा लगा। अच्छा बेटा, फिर कभी आना यहाँ, अगर हम वहाँ आए तो मिलेंगे। ये लो, छवि से बात कर लो, कहकर मैडम ने फ़ोन छवि को दे दिया। छवि बात करती हुई बाहर ले गई। सहस बोला, मैडम, फ़ोन मेरा है, अपना मिला लो, अपने फ़ोन पर बात कर लो, कहते हुए वो भी उसके पीछे चल दिया। वो छवि की बालकनी में आ गए। मीना, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये सहज से ही पूछ ले, तेरे पास ही है। अच्छा जी, अब आपका हालचाल हम आपके बॉयफ्रेंड से पूछें? हो, इसने तुझे बता दिया? बड़ा खराब है, मैंने बताना था। मीना मुंह बनाकर बोली। अरे मैंने बताया है, तूने, बात तो एक ही है। सहस आगे होकर बोला। तुम नाराज हो रही हो? नाराज तो मुझे होना चाहिए। मेरे दो खास दोस्त, दोनों का आपस में प्यार हो गया और दोनों ने ही मुझे नहीं बताया। छवि गुस्सा दिखाते हुए बोली। हे, तू हमारे पास होती तो ना हम तुझे बताते। जब तू मिली उसी वक्त मैंने तुम्हें बता दिया। तू ऐसा नहीं कह सकती, सहस बोला। चलो छोड़ो, कब शुरू हुआ ये? छवि ने पूछा। तेरे आने के बाद। हम दोनों अकेले रह गए थे, फिर हर रोज साथ रहते रहते पता नहीं कब प्यार हो गया, मीना बोली। ओए होए, चलो ठीक है, अब तुम दोनों बात कर लो, मैं यूं ही कबाब में हड्डी क्यों बनूं, कहकर छवि ने सहस को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, जा कर ले बात। सहस फ़ोन लेकर अपने कमरे में भाग गया। छवि बालकनी में बैठी सामने देख रही थी। वो आज सारा दिन ही नहीं आया। ठीक भी है, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? बालकनी में भी नहीं आया, कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गया। छवि खड़ी सोच रही थी कि मौली आ गई। दीदी जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही हवा खा रही हूँ। आज अच्छी हवा चल रही है। इस महीने से शाम को मौसम ऐसा ही हो जाता है, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा।
तुम्हारा राजू नज़र नहीं आता, बहुत बिजी हो गया लगता। हाँ, वो फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है। ये साहब बहुत अच्छे हैं, वर्कर्स को अपनी परिवार की तरह ही रखते हैं। राजू बता रहा था कि आजकल काम बहुत बढ़ गया है, जितना काम ज़्यादा होगा उतना पैसा भी बढ़ा देते हैं साहब। पहले वाले तो बस दिहाड़ी के पैसे देते थे, सारा पैसा खुद रखते थे। मौली के मुंह से शरद की तारीफ सुनकर छवि को अच्छा लगा। वो दोनों कुछ देर यूं ही बातें करती रहीं, फिर मौली खाना बनाने चली गई। जाने क्यों छवि को मौली का शरद की तारीफ करना अच्छा लगा। क्यों, मौली ने तो शरद को अच्छा कहा है, तो उसे क्यों खुशी हो रही है? क्यों वो उसकी बालकनी में उसे ढूंढ रही है? क्यों उसकी बातें याद कर रही है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। सोचते हुए वो अंदर आ गई। वो काफ़ी देर इसी कश्मकश में उलझी रही। फिर वो एक नतीजे पर पहुंची कि किसी का अच्छा लगना और किसी को प्यार करना दो अलग अलग बातें हैं। हमें बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन सब से प्यार भी करते हैं। हम प्यार सिर्फ एक से ही करते हैं। तो अगर उसे शरद अच्छा लगता भी है तो कोई बात नहीं, प्यार वो सिर्फ संग्राम से ही करती है। अगले दिन छवि स्कूल के लिए निकली तो संग्राम उसे खिड़की से देख रहा था। उसके जाने के बाद वो सहस और उसकी मम्मी से मिलने आया। अब कैसी हो आंटी जी? ठीक है बेटा, कल कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारी राह देखती रही। वो कंपनी में थोड़ा ज़्यादा काम था, एक डील पूरी करनी है, उसी को पूरा करने में ओवर टाइम कर रहे थे। मेरा मानना है कि वर्कर्स के साथ हमें हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, इसलिए उन्हें भी हौसला मिलता है। इसलिए मैं भी उनके साथ ओवर टाइम कर रहा था, शरद ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तभी तुम्हारी राजू इतनी तारीफ करता है। सहस, कुछ सीखो इससे, मैडम बोली। आप कह रहे थे मुझे कंपनी दिखाओगे, मेरे पास 2 ही दिन हैं, कब दिखाओगे? सहस बोला। चलो आज चलो, दिखा लाता हूँ, शरद बोला। अच्छा, मैं तैयार होकर आया, आप इतने में आप चाय पियो, कहकर सहस अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों कंपनी चले गए। मैडम उन्हें जाते हुए देख रही थी। दोनों एक जैसे लग रहे थे, दोनों का साइड फेस एक जैसा ही लगता था। वो सोचने लगी, अगर संग्राम जला ना होता तो ऐसा ही होता। उनकी आंखें नम हो गईं। स्कूल छवि ने प्रेयर के वक्त मैडम को वीडियो कॉल करके मैडम की स्पीच बच्चों को सुनवाई। बच्चों ने गेट वेल सून कहकर मैडम को विश किया। छवि ने ऑफिस के पेंडिंग काम पूरे किए, फिर बच्चों की क्लासेस ली। सारा दिन बिजी रही। थोड़ा सा वक्त मिला तो उसने मैडम को फ़ोन किया। आप ठीक हैं? खाना खा लिया? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मेरी फिक्र ना करो। वहाँ सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, सब ठीक है, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसे ये घर अपना लगने लगा था। उसे बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसती थी, तो अब वह प्यार मिला तो वह पूरी तरह उनकी हो गई। मैडम जैसी माँ और सहज जैसा भाई, अब और किसकी ज़रूरत नहीं थी। ये सोचते ही उसे संग्राम की फिर याद आ गई। कंपनी सहस शरद के साथ आया तो हर कोई सोच रहा था कि दोनों सगे भाई होंगे। कईयों ने तो उन्हें पूछा भी। दोनों हंस दिए। फिर शरद बोला, हाँ, मेरा भाई ही है, तभी आपकी शक्ल इतनी मिलती है। उन्हें नहीं लगता था कि उनकी शक्ल मिलती है, पर उन्होंने लोगों से ज़्यादा बहस नहीं की। शरद ने उसे सारी कंपनी दिखाई और शर्ट कैसे बनते हैं ये भी दिखाया। शरद, आप कल घर नहीं आए? क्या छवि की वजह से? अरे नहीं, मैंने बताया था ना कि बिजी बहुत था। आपको मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी आंखों में देखा है, आप उसे चाहते हैं। पर आपको बता दूं कि वो शादीशुदा है और अपने पति को बहुत प्यार करती है, सहस बोला। मुझे लगा ही था, वरना मेरे जैसे हैंडसम लड़के की तरफ ना देखने का कोई और रीज़न हो ही नहीं सकता था। उसका पति मुझसे ज़्यादा हैंडसम होगा, है ना? शरद बोला। कुछ कह नहीं सकता। मतलब मैंने उसे कभी नज़दीक से नहीं देखा था। कहते हैं कि उसका चेहरा आग में झुलस गया था, तब से ये अपने चेहरे पर प्लास्टिक का मास्क लगाकर रखता था। अब ये कितना सच है ये मुझे नहीं पता, छवि ही जानती है। वो उसे बहुत प्यार करती थी, या ये कहूँ कि अब भी करती है तो ये गलत नहीं है। एक बार मैंने उसके बारे में कुछ कह दिया था तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया था, सहस ने बताया। ओह, जैसे उसकी मर्जी। प्यार करने का सबको हक है। ये अजीब बात है कि प्यार ना तो शक्ल सूरत देखकर होता है, ना उम्र देखकर होता है। सच्चे प्यार में दूसरे का प्यार भी जरूरी नहीं है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करते हो, चाहे उसे छोड़ना हो पड़े, छोड़ना ही क्यों ना पड़े, संग्राम बोला। चाहे उसे छोड़ना पड़े, मतलब ये कैसा प्यार हुआ? आपकी बात पल्ले नहीं पड़ी। मैंने तो सुना है कि जिसे प्यार करो उसे अपना बना लो, सहस बोला। यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मेरा सोचना है कि जिसे प्यार करते हो, अगर वो तुमसे दूर रहकर खुश है तो उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ दो। अगर तुम्हारे प्यार में ताकत होगी या वो तुम्हें प्यार करता होगा तो वो वापस आ जाएगा, संग्राम बोला।
भैया आप महान हैं, आपके चरण कहाँ हैं? सच में मैं तो उसे कहीं जाने ही ना दूं। अगर एक बार छोड़ गई तो दोबारा अपनाने का कोई चांस नहीं। सहस हंसते हुए बोला। संग्राम भी हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद संग्राम बोला, तुम कह रहे थे कि तुम 2 दिन में वापस जा रहे हो। हाँ, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बाकी मम्मी भी अब ठीक हैं और अब तुम और छवि हो उनका ध्यान रखने के लिए, तो मैं बेफिक्र होकर जा सकता हूँ। सहस बोला। सहस, छवि भी तो एग्ज़ाम दे सकती है। तुम उससे बात करके देखो कि कुछ महीनों के लिए 2 ढाई साल की पढ़ाई क्यों ख़राब करनी है। उससे कहना कि फाइनल एग्ज़ाम दे दे, फिर उसे सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। संग्राम बोला। मैं कह दूंगा, पर शायद वो मेरी बात ना माने। वो दुनिया में सिर्फ एक बंदे की बात मानती है और वो है उसका पति संग्राम। सहस बोला। उसकी बात सुनकर संग्राम सोच में डूब गया। कुछ देर वहां रुककर सहस वापस आ गया। शाम को जब सहस और छवि बैठे बातें कर रहे थे, तब सहस बोला, छवि तुम फाइनल एग्ज़ाम दोगी? क्या करना है? किसके लिए करूं? क्यों करूं? यहाँ ठीक है, स्कूल के काम कर रही हूँ, आंटी जी के साथ दिल भी लग गया है। जिंदगी अच्छी गुजर रही है, छवि ने कहा। सहस ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा। छवि अपनी बालकनी में आकर बैठ गई। वो सहस की बात सोचने लगी। वो उस शहर में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। वो पढ़े किसके लिए? जिसके लिए जीना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। जब वही दूर हो गया तो पढ़कर क्या करना है? कितना प्यार किया था उसे। उसने एक बार भी रुकने को नहीं कहा। अगर मुझे रोकता तो मैं रुक जाती। बेशक मुझे गुस्सा था कि उसने मेरे बच्चे को मारा है, लेकिन अगर वो मनाता तो मान जाना था। हमारे प्यार का इंतज़ार है। एक बार जताते तो सही, आपको भी हमसे प्यार है। एक बार हमें बताते तो सही। मानने को तो मान जाते हम, एक बार हमें मनाते तो सही। उसने खुद को ही शेर सुनाया। फिर संग्राम को याद करने लगी। अगली सुबह फिर शरद छवि के जाने के बाद आया। वो आंटी से मिलकर वापस जा रहा था कि सहस मिल गया। शरद, मैंने कल छवि से एग्ज़ाम की बात की थी, पर वो नहीं मानी। कहती है मैंने पढ़कर क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा दुखी लगी। चलो, हमने कोशिश की, मर्जी है उसकी, अब वो माने या ना माने, हम क्या कर सकते हैं। कहकर शरद चला आया। दिन गुजरने लगे। सहस वापस चला गया। फाइनल एग्ज़ाम आने वाले थे। तब एक दिन उसने छवि को बालकनी में बैठा देखा, तो उसने संग्राम के नंबर से छवि को फ़ोन किया और सामने बैठी छवि की तरफ देखता रहा। छवि ने नंबर देखा, फिर फ़ोन उठा लिया। वो बोला, छवि कैसी हो? छवि कुछ नहीं बोली, तो वो फिर बोला, क्या अब तक नाराज़ हो मुझसे? वो फिर भी नहीं बोली। उसने देखा कि वो रो रही थी। उसका दिल भर आया, पर उसने खुद पर काबू रखा। नहीं बोलना तो ना बोलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि कम से कम तुम मेरी बात सुन तो रही हो। अच्छा ये बताओ, दिल लग गया? मैं भी पागल हूँ, दिल तो लग ही गया होगा। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें सब अच्छे ही मिलेंगे। मुझे याद तो बिल्कुल नहीं करती होगी। देखो, रोना नहीं। मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ा है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम रो, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि तुम खुश रहो। वो फिर चुप होकर उसे देखता रहा। उसने देखा कि छवि ने अपने आंसू साफ कर लिए थे। उसे कुछ और हौसला हो गया। वो बोला, छवि अगर तुम मुझे प्यार करती तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता, पर मेरे लिए जो तुम्हारे दिल में प्यार था वो अब नफरत बन गया था, और तुम बंधी बंधी महसूस कर रही थी, इसलिए तुम्हें छोड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ, और मरते दम तक करता रहूँगा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम अपने फाइनल एग्ज़ाम ज़रूर देना। अगर तुम्हें लगता है कि उस शहर में आने से मैं तुम्हें तंग करूँगा, तो मैं वादा करता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। अच्छा, अब जाओ, सो जाओ, गुड नाइट। कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। छवि वहीं बैठी रही और संग्राम भी उसे देखते हुए कमरे की खिड़की पर खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद छवि उठी और अंदर चली गई। तब संग्राम भी मुड़ा तो वो लड़खड़ा गया। इतनी देर खड़े खड़े उसकी टांगें सो गई थीं, तो वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल को तसल्ली थी कि कुछ भी हो, आज उससे दिल की बात कह तो दी। दूसरी तरफ छवि भी बहुत खुश थी। संग्राम ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है और मरते दम तक करता रहेगा। वो बार बार ये बात सोच के खुश हुए जा रही थी। उसने सहस को फ़ोन किया। सहस ने नाम देखते ही फ़ोन उठा लिया और बोला, वाह, आज सूरज किस तरफ से निकला था? मैडम ने खुद ही फ़ोन कर लिया। सहस, मैं सोच रही थी कि मैं एग्ज़ाम दे दूँ। तुम फॉर्म भरवा देना, मैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट फ़ोन पर भेज दूँगी। वो बोली, आप बताएंगी कि आपके ये चक्षु किसने खोले? हमारे कहने पर तो आप मानी नहीं थी। कहीं वो आपका सुंदर सा पड़ोसी तो नहीं? सहस अभी भी मजाक में उसे छेड़ते हुए बोला, सहस, तुम्हें कितनी बार कहा इस तरह का मजाक ना किया करो। मैं उसकी बात क्यों मानूंगी?
वो तो संग्राम का फ़ोन आया था। उसने कहा कि वो शहर से दूर रहेगा। मैं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, छवि बोली। ओह, तो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुए हैं। मैं भी कहूँ कि तुम ऐसे किसी की बात मानने वाली तो हो नहीं। और क्या कह रहा था वो? उसने बताया? कहाँ है वो? क्या कर रहा है? ठीक भी है? सहस ने चिंता में पूछा। वो भूल ही गया था कि छवि शक करेगी कि वो किस हक से पूछ रहा है। छवि ने ये सब सोचा हो? नहीं। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली। सहस, मैं कुछ नहीं बोली। वो ही सब कुछ बोलता रहा। उसने एक दो बार मुझे कहा कि कुछ तो बोलो। मैं जब नहीं बोली तो वो खुद अपनी सुनाता रहा। उसने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है, कैसा है। उसने बस मुझे कहा कि वो मुझे प्यार करता है और सारी उम्र करता रहेगा। जब तक मैं नहीं चाहूँगी वो सामने नहीं आएगा। मैं बुलाऊँगी तो वो आ जाएगा, उसने सहस को बताया। ठीक है, फिर उसे बुला लो और दोनों मिल जाओ। हैप्पी एंडिंग। सहस खुश होकर बोला। नहीं सहस, ऐसे नहीं। कहने भर से कोई प्यार प्यार दिखना नहीं, महसूस होना चाहिए। जब मुझे महसूस हो जाएगा कि वो मुझे प्यार करता है तब मैं मानूंगी, छवि बोली। भाई तुम्हारा तुम ही जानो। ठीक है, तुम डॉक्यूमेंट भेज देना। मम्मी ठीक है? हाँ ठीक है, अब सो गई हैं। ओके ठीक है, गुड नाइट, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर छवि गुनगुनाती हुई सो गई। अगले दिन संग्राम कंपनी में बैठा था कि सिड का फ़ोन आया। उसने जल्दी से उठा लिया। हेलो, कैसे हो? तेरे ही काम में बिजी हूँ यार। तेरे परिवार का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तेरी बुआ और वो रामशरण भी वापस आ गए हैं और वो उस घर में नहीं रहते, अलग रहते हैं। पर सारा खर्चा तुम्हारे पापा कर रहे हैं। वो हर्ष को भी बिगाड़ रहे हैं। बिजनेस के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन्हें किसी काम से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है। अर्जुन बेचारा बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पा रहा है। सिड ने सारी सिचुएशन बता दी। देखो, मैं आने की कोशिश करता हूँ। उस कमीने ओम की छुट्टियाँ ख़त्म करानी पड़ेंगी, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और ओम को फ़ोन किया। हेलो सर, और कितनी छुट्टियां मनाने का इरादा है? जितनी जल्दी हो सके कंपनी पहुंचो। मैं वहां से दूर हूं, पर जल्द ही आ जाऊंगा। अब संग्राम निश्चिंत हो गया कि कल से ओम वहां आ जाएगा तो उसके काम का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। मीना और सहस छवि को नोट्स भेजते रहते थे। वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रही थी। अब एग्ज़ाम को भी सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे। मैडम अब ठीक हो गई थीं और स्कूल भी जाने लगी थीं। छवि ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसने एग्ज़ाम के लिए 2 महीने की छुट्टी ली थी। उसने मीना से बात कर ली थी। इस दौरान वो मीना के घर में ही रहेगी। शरद तकरीबन रोज़ ही मैडम को मिलने आता था, तो मैडम ने उसे छवि की सारी रिपोर्ट्स मिल जाती थी। उसने भी अगले महीने बिजनेस के सिलसिले में अहमदाबाद जाना था, तो मैडम उससे बोली, बेटा छवि ने भी एग्ज़ाम देने वहीं जाना है। मुझे उसे अकेले भेजने में डर लगता है, इसलिए इसे तुम अपने साथ ले जाना, मुझे तसल्ली होगी। बाकी वहाँ ये अपनी फ्रेंड के घर में ही रहेगी। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो छवि को बुरा ना लगे, संग्राम बोला। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप भी हमारी फैमिली हैं। मैं आपके साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ, सो आपके साथ चलूँगी। वैसे भी मैं अकेले जाते डर रही थी, अब बेडर होकर जाऊँगी, छवि बोली। ठीक है, आपने कब जाना है मुझे बता दीजिएगा। मैं भी उसी दिन की टिकट करा लूँगा, क्योंकि मैंने तो बिजनेस के सिलसिले में जाना है। जब मर्जी चला जाऊँगा, संग्राम बोला। ठीक है, छवि मैडम की तरफ बढ़ते हुए बोली। आंटी, एग्ज़ाम अगले महीने की 20 से शुरू होने हैं, तो मैं इस 20 को चली जाती हूँ। जाकर उन दोनों के साथ तैयारी कर लूँगी, यही ठीक रहेगा। मैडम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। ठीक है, मैं 20 की टिकट करा लूँगा, संग्राम उठकर जाते हुए बोला। उसके जाने के बाद छवि ने सहस, मीना और संग्राम को मैसेज करके बताया कि वो 20 को अहमदाबाद आ रही है। उसी वक्त संग्राम का मैसेज आया। क्या इस मैसेज से मैं ये नहीं समझे कि तुम मुझे मिलना चाहती हो? क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे मिलना चाहती हो? अच्छा, आऊँगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, छवि ने लिखा। फिर क्या मतलब है इसका? बस फ़ोन पर बात करेंगे, मिलना नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद न छवि ने कुछ लिखा, न संग्राम ने। संग्राम सामने बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। छवि लाइट बंद करके सो गई। देखते देखते 20 भी आ गई। उन्होंने मैडम से विदा ली। मैडम छवि को आते आते भी समझा रही थीं। शरद के साथ ही रहना, अपने बैग का ध्यान रखना, पहुंचकर फ़ोन करना। छवि भी ओके ओके कहे जा रही थी। फिर वो राजू के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। मैडम और मौली उसे दूर तक देखती रही।
वो भी बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। फ्लाइट ठीक समय पर थी। दोनों की सीट साथ साथ थी। छवि विंडो वाली सीट पर बैठी थी और शरद उसके साथ वाली सीट पर। संग्राम उससे बोला, आप आराम से सो जाइए, हम लोग 1.5-2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो मैं आपको जगा दूंगा। छवि उसकी बात मानते हुए आंखें बंद करके बैठ गई। उसे पिछली बार संग्राम के साथ बिताए सफ़र के बारे में सोच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शरद भी संग्राम की ही तरह बर्ताव करता है, उसी की तरह केयर करता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग अहमदाबाद पहुँचे तो शरद ने उसे जगा दिया। एयरपोर्ट पर शरद को लेने सिड आया था और छवि को लेने सहस और मीना आए थे। सहस शरद से भी गले मिलकर बोला, ये आपने अच्छा किया इसे अपने साथ ले आए, मुझे तो इसकी टेंशन हो रही थी। फिर वो मीना से मिलाते हुए बोला, मीना ये शरद और शरद ये मीना है। ओह हेलो मीना। सहस ये मेरा दोस्त, मेरा भाई सिद्धार्थ उर्फ सिड है। सिड ने ये मीना, सहस और छवि। सिड ने सबको हेलो कहा। छवि ने शरद का शुक्रिया अदा किया। जिस दिन आपने वापस आना होगा तब बता दीजिएगा। अगर मैं यहीं हुआ तो दोनों साथ ही वापस चलेंगे, शरद ने कहा और सिड की कार में बैठ गया। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते चले गए। सहस, तुम मीना के घर चले जाओगे? पहले भी गए हो क्या? अरे नहीं, तुझे मेरी मम्मी का पता ही है ना, तूफान मचा देंगी। पापा तो कुछ नहीं कहते हैं, मम्मी की बस थोड़ी सोच अलग है। वो लव मैरिज पर भरोसा नहीं करती, इसलिए हमने तय किया है और मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम सहस की बहन हो और एग्ज़ाम तक मेरे साथ रहोगी। क्योंकि सहस बॉयज़ हॉस्टल में रहता है, इसलिए वो तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता और अकेले छोड़ना नहीं चाहता, मीना बोली। ओके ठीक है भाभी जी, छवि ने मीना को हंसते हुए कहा। तीनों ही हंस दिए। वो लोग मीना के घर आए। उसकी मम्मी उनके लिए खाना तैयार कर रही थी। कार की आवाज़ सुनकर वो खुद दरवाज़ा खोलने आईं। छवि, ये मेरे मम्मी है और मम्मी ये है छवि और ये उसका भाई सहस। छवि ने उन्हें नमस्ते कहा और सहस ने उनके पैर छुए। जीते रहो बेटा, आज के बच्चों में ये संस्कार बिल्कुल नहीं होते। मीना, इन्हें अंदर ले आओ बेटा। मीना दोनों को अंदर ले गई। आंटी ने नौकर से कहकर उसका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया। वो लोग लिविंग रूम में बैठ गए। पहले उन्हें चाय पिलाई, फिर खाना खिलाया। आंटी छवि को आंटी को छवि और सहस अच्छे लगे। वो उन्हीं से बातें करती रही। बेटे तुम्हारे मम्मी पापा? जी मम्मी का स्कूल है मनाली में, वही संभालती हैं। ओह गुड, तभी बच्चे इतने अच्छे हैं। वो लोग काफ़ी देर बातें करते रहे। फिर सहस खाना खाने के बाद वापस चला गया। वो दोनों छवि के कमरे में आ गईं। छवि थकी हुई थी तो मीना ने उसे सोने के लिए छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी ने उसे बुलाया। वो मम्मी के कमरे में गई। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या ये लोग मनाली ही रहते हैं? कितने अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी, ये लोग मनाली ही रहते हैं। देखो बेटा, उसे किसी बात की कमी ना होने देना, ठीक है? हाँ जी मम्मी जी, अब मैं जाऊँ, मुझे पढ़ना है। छवि थकी हुई थी, सुबह कुछ देर रेस्ट करेगी, मीना बोली। ठीक है, जा तू पढ़ ले। छवि को खाने में क्या पसंद है पूछ कर बता देना। मम्मी, उसे आलू के पराठे पसंद है, उसे उसे राजमा चावल पसंद है और भिंडी भी पसंद है। ये तो तेरी पसंद की चीज़ें हैं। उसकी और मेरी चॉइस एक ही है। चलो फिर तो आसान ही है, जो तुम्हें पसंद है वही बनवा दूंगी, तुम दोनों ही खा लेना, उसकी मम्मी बोली। फिर मीना अपने कमरे में वापस आकर पढ़ने लग गई। कार में ही शरद ने खुद को संग्राम और सिड ने खुद को शंभू में बदल लिया और सीधे अपने घर पहुंच गए। सोमू दादा ने गेट खोला तो वो उसे देखकर हैरान हो गया। वो अंदर आया तो संग्राम भी उसके साथ ही अंदर चला गया। लिविंग रूम में उसके पापा और रामशरण बैठे शराब पी रहे थे। बुआ भी उन्हीं के पास बैठी थी। संग्राम को देखकर बुआ के मानो होश ही उड़ गए। वो दोनों तो नशे में मस्त थे। बुआ झूठी खुशी दिखाते हुए बोली, हाय मेरा संग्राम आ गया, कैसा है बेटा तू? तेरे पीछे भैया का बहुत बुरा हाल था, उनके कारण हमें वापस आना पड़ा। ओह, आप बुआ हैं? तो मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? आप तो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहना करती थीं। और ये रामशरण पापा का इतना खास कब से हो गया? ये इनके साथ बैठकर ड्रिंक कैसे कर सकता है? मैंने आपको मेरे घर और कंपनी से दूर रहने को कहा था। शंभू, बुआ को बाहर का रास्ता दिखाओ। उसके कहते ही शंभू बुआ को पकड़कर बाहर निकाल आया। असल में बुआ खुद ही जाना चाहती थी। वो संग्राम के सवालों का जवाब देने से डरती थी, सो आराम से शंभू के साथ बाहर चली गई। संग्राम ने ड्रिंक करते अपने पापा और रामशरण की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चला गया। शंभू भी उसके पीछे चला गया। ये इनका रोज का काम है। जाने क्यों मुझे ये सब बहुत बड़ी साजिश लगती है। तेरे पापा पहले तो इतनी ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन अब क्यों करने लगे?
कहीं बुआ का कोई नया जाल तो नहीं। इनका कुछ पता नहीं। उधर हर्ष भी दिन रात नशे में रहता है। पापा से बात करेंगे तो वो कुछ नहीं बताएंगे, ना ही कुछ मानेंगे। समझ नहीं आता क्या करूं। संग्राम चिंता कर रहा था। मुझे लगता है इनसे सच्चाई उगलवाई जाए। मेरे पास एक आइडिया है। फिर सिड उसके पास होकर उसके कान में कुछ बोला। सोमू दादा ने रात में ही चुपचाप रामशरण को कार से वापस भेज दिया और सुबह होते ही उसके पापा को संग्राम के आने के बारे में बता दिया। तो जब वो सुबह डाइनिंग रूम में आए तो एकदम तैयार होकर आए और आते ही संग्राम को गले लगा लिया और बोले, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तो सच में बहुत ही दुखी हो गया था। तुम्हारी माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम भी चले गए तो मुझे लगने लगा था कि मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं मरना चाह रहा था पर मर भी नहीं पाया। फिर तुम्हारी याद आ जाती। कल को तुम आ गए और मुझे ढूंढने लगे तो बस तब से आज के दिन तक के लिए ही जिंदा था। पापा, आई एम सॉरी। गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा था कि यहाँ से दूर जाकर जी पाऊंगा, पर नहीं जी पाया तो फिर आ गया। संग्राम ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ। आज से हम नई शुरुआत करते हैं, कहकर पापा ने सोम दादा से खाना लगाने को कहा। नहीं पापा, मैं रवि को चेक करने जाना है, आप चलो मेरे साथ, संग्राम ने प्यार से कहा, जैसे छोटा बच्चा अपने पापा को कह रहा हो। पापा मान गए। खाना खाने के बाद ही वो पापा और शंभू के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। रवि से उसने पहले ही बात कर ली थी। वो रवि के कमरे में गए तो उसके कमरे में एक सीनियर डॉक्टर भी थे। रवि ने बताया, ये मेरे सीनियर हैं, संग्राम के लिए स्पेशल आए हैं। ओके, तो आप हैं संग्राम? ये आपके साथ कौन है? जी, ये मेरे पापा हैं, संग्राम बोला। गुड। रवि, पहले मैं इसके पापा से कुछ बात करना चाहता हूँ, सीनियर डॉक्टर बोले। रवि ने संग्राम के पापा से पूछा, अंकल, मेरे सर आपसे संग्राम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? हाँ हाँ, मुझे क्या आपत्ति है, उसके पापा फट से बोले। डॉक्टर ने उन्हें सामने पड़े लंबे सोफे पर सीधे बैठने को कहा। फिर उनके सामने कोई मंत्र सा पढ़ा। उन्होंने आंखें बंद कर ली मानो वो सो गए हों। रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ शुरू हो गई। आप संग्राम के पिता हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मैं उसका पिता नहीं हूँ, मैं सिर्फ हर्ष का पिता हूँ। पापा की बात सुनकर संग्राम के साथ रवि और सिड भी हैरान रह गए। लेकिन आप संग्राम के घर में उसके पापा के रूप में रहते हैं, क्यों? संग्राम की माँ शारदा से मैंने शादी की है। उसके पति के मरने के बाद मैंने शारदा के पिता को अपनी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली। संग्राम और एक और बेटा इसके पहली शादी से बच्चे थे। हमारी शादी नाम की शादी थी, पर शारदा ने मुझे कभी करीब नहीं आने दिया। मैंने उसे बहुत ही तंग कर दिया तो वो एक दिन छोटे बेटे को लेकर भाग गई। संग्राम उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में था, उसे कुछ पता नहीं था। आधी जायदाद मेरी पत्नी के नाम थी और आधी दोनों बेटों के नाम, और ये कंपनी भी बड़े बेटे मतलब संग्राम के नाम। तो मैंने संग्राम को अपने बस में कर लिया। उससे झूठ कह दिया कि उसकी मम्मी किसी के साथ भाग गई। वो उससे नफरत करने लगा। फिर इसके हिस्से के पैसों को मैं ले लेता। मैं इसे बहुत प्यार देता। इसे लगता कि मैं ही इसका असली बाप हूँ। इसका नाम इसके बाप ने शारदा के नाम पर शरद रखा था, जो मैंने बदल कर संग्राम कर दिया। तीनों ये सब सुनकर हैरान रह गए। संग्राम के तो मानो होश ही उड़ गए। ये मेरे पापा ही नहीं हैं और मैं अब तक इन्हें अपना सगा पापा ही समझता रहा, और इन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा किया सिर्फ पैसों के लिए। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने अगला सवाल लिखकर डॉक्टर को पकड़ाया। तुम्हारी बहन यहाँ कब आई? डॉक्टर वही सवाल पूछे जा रहे थे जो सिड ने लिख कर दिए थे। संग्राम को घर लाने के बाद। वो भी अपने पति रामशरण के साथ यहाँ आ गई, जहाँ हमने संग्राम की सिंपैथी पाने के लिए बुआ विधवा विधवा बुआ बनकर रहने लगी और इसके पति को घर का नौकर बना दिया। इसके बेटे को मैंने अपना बेटा बताया। हम इसकी एक एक पाई अपने खाते में ट्रांसफ़र कर रहे थे, पापा बोले। आपने और क्या किया? डॉक्टर ने पूछा। हमने इसके 18 साल के होते ही इसे आग वो कुछ बोलते कि अचानक टेबल पर रखा कैलेंडर गिर गया और उन्हें होश आ गया। डॉक्टरों जल्दी से अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। संग्राम, सिड और रवि तीनों उसके सामने कुर्सियों पर बैठकर ऐसा शो कर रहे थे मानो संग्राम से पूछताछ हो रही हो। वो आग लगी कैसे? डॉक्टर ने संग्राम को पूछा। कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि मैं अपने कमरे में था कि आग लग गई, संग्राम बोला। अरे अंकल, आप उठ गए? सिर के कहने पर सब पीछे को मुड़े। आप बात करते करते सो गए थे, सो हम इससे बात करने लगे। आइए आप भी यहाँ आ जाइए। हम इससे आग के बारे में पूछ रहे थे जो उस रात इसके कमरे में लग गई थी। आपको कुछ पता है उस बारे में? इसने ऐसे रिएक्ट किया था
जैसे कितना जल गया था वगैरह, इसने कैसे रेट किया था, डॉक्टर ने पूछा। जी उस रात मैं वहाँ नहीं था, मैं उत्तराखंड में अपने गांव गया हुआ था, पापा ने एकदम से बिना सोचे समझे झट से कह दिया। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आपको कब पता चला था? मुझे दूसरे दिन पता चला था, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। फिर वहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता था, जिस कारण फ़ोन की लाइन्स भी ख़राब हो जाती थीं। उस दिन भी बारिश हो रही थी, सो मुझे दूसरे दिन शाम को पता चला था। मैं तीसरे दिन सुबह पहुंचा था। ये उस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। मैं तो इससे मिल भी नहीं पाया था। मैं बहुत रोया था कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, पर किसी ने मिलने ही नहीं दिया। फिर वो हमारा एक नौकर था, पुलिस ने उसे पकड़ा और वो इस जुर्म में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है। पापा रोते हुए बोले। आज बस इतना ही, बाकी किसी और दिन करेंगे, डॉक्टर बोले। वो तीनों घर आ गए। संग्राम रास्ते में आंखें बंद करके बैठा रहा। वो सोच रहा था कि अगर आज मैं इन्हें यहाँ ना लाता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। ये सब कितने घटिया लोग हैं। हम पापा के बिना भी जिंदगी काट सकते थे। माँ ने क्यों इनसे शादी की? अब पता नहीं मेरा भाई और मम्मी कहाँ होंगी। माना मैं छोटा था, पर वो मुझे मिलने क्यों नहीं आई? उसके पापा भी चुप बैठे थे। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था कि शायद वो शारदा के बारे में बात कर रहा था। पता नहीं मैंने क्या कहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सिड कार चलाता हुआ सोच रहा था कि देखा, जो मैंने सोचा था वही सच निकला। पर उस कमबख्त कैलेंडर को भी उसी वक्त गिरना था। अगर वो ना गिरता तो उस आग के बारे में भी पता चल जाना था। अब तो मुझे कुछ और करना होगा। क्यों ना छोटे मियाँ से काम लें। हाँ, यहाँ छोटे मियाँ ही काम करेगा, पर उसे अंकल तक पहुँचाएगा कौन? संग्राम ही ये काम कर सकता है, और ये आज ही करना होगा, वरना देर हो जाएगी। वो लोग घर पहुंचे तो पापा कार से उतरते ही जल्दी से अंदर चले गए। सिड ने संग्राम को छोटा सा माइक दिया और बोला, लोहा गर्म है, किसी तरह से अपने पापा के पास पहुंचा दे, बाकी फिर राज भी पता चल जाएंगे। उसने इशारा करके कहा कि अपने पापा के पीछे जा। वो उसी वक्त कार से उतरा और पापा के पीछे ही उनके कमरे में घुस गया और उन्हें गले लगाकर बोला, थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना सब किया। कहते हुए उसने वो माइक उनकी पीठ पर कॉलर के नीचे चिपका दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थक गए होंगे, जाओ जाके रेस्ट कर लो, ज़्यादा सोचना मत, कहकर पापा ने उसे बाहर तक छोड़ा और दरवाज़ा बंद कर लिया। संग्राम ने अपने कमरे में आते कान पर लगे ब्लूटूथ को ऑन किया। शंभू भी पानी लेकर उसके पीछे ही आ गया। पापा की बात साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी को फ़ोन कर रहे थे। हेलो, वो संग्राम आ गया था, इसलिए फ़ोन रख दिया था। हाँ, वो मैं बता रहा था कि उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा, पर मुझे कुछ याद नहीं कि वो कह रहा था कि उसने संग्राम के बचपन के बारे में पूछा था। मैं सो कैसे गया पता नहीं। जब उठा तो वो उस आग के बारे में पूछ रहे थे जिसमें संग्राम बच गया था। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई, क्या? फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया कि उस वक्त मैं शहर से बाहर था। जब मैं आया तो ये हॉस्पिटल में बेहोश था। अच्छा किया, अब आगे भी ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा था कि स्मिता बहुत ही शातिर है। तुमको उनसे दूर रहने को कहा था, पर तुम्हें समझ आए तब ना। अब अपना बेटा मरवा बैठी है, कहीं हमारे हर्ष को भी ना कुछ कर दे। हर्ष को उससे दूर ही रखना। संग्राम को जलाकर मारने का सारा प्लान उसी का था और फंसते फंसते मैं बची। वो तो भला हो उस नौकर का जिसने कुछ पैसों के बदले सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया। अगर मैं वहाँ से उत्तराखंड ना भाग आई होती तो उसने मुझे कहीं ना कहीं फंसा देना था। वो खुद तो अब तक वहीं रही, ऊपर से तुमने अपने भाई को भी इसमें शामिल कर लिया। उसे मैंने शामिल नहीं किया, उसे भी स्मिता ने ही बुला लिया था। वो बोले, हमने इतना सब किया पर ये संग्राम फिर भी बच गया। अगर ये उस वक्त मर गया होता तो हम अब आराम से रह रहे होते। रेखा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने स्मिता और रामशरण को यूं ही नहीं बुलाया। अब की बार पूरे प्लान के साथ चलेंगे। स्मिता इसे जहर खिला देगी, ये मर जाएगा और जेल स्मिता को होगी। हम चैन की सांस लेंगे, पापा बोले। कह तो रहे हो तुम, पर इस बार ध्यान से, स्मिता भी कब से तुम्हें फंसाने के चक्कर में है। तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तो आया था कि सब से समेट कर आ जाऊंगा, लेकिन संग्राम है तो सूरज मेहता का ही बेटा दिमाग बहुत तेज है। काश कि अपने हर्ष का इससे आधा भी होता। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। संग्राम ने शंभू की तरफ देखा और बोला, ला पानी पिला, मेरा तो सिर घूम गया इन लोगों की साजिशें सुन सुनकर। मुझे इन बातों से एक बात समझ आ रही है कि ये जो औरत है ये तेरे पापा की दूसरी पत्नी है और उसने ही तुझे जलाने की कोशिश की। मतलब तेरे
इस सो कॉल्ड पापा की जड़ें उत्तराखंड में हैं। शंभू उसे पानी देते हुए बोला। सब ठीक है, लेकिन इन सांपों को बिल से बाहर कैसे निकालें? संग्राम बोला। इसके लिए तो तड़का प्लान सोचना पड़ेगा। इन लोगों की बातों से तो दो बातें समझ में आ गई हैं कि एक तो वो औरत तेरे पापा की जान हर्ष में है, उस औरत और तेरे पापा की जान हर्ष में है, और दूसरी की रेखा ना वो बुआ को पसंद नहीं करती। अब एक काम तो हम बुआ को पकड़कर पूछताछ कर सकते हैं, दूसरे हम हर्ष को पकड़कर उन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं, सिड ने सलाह दी। ये बुआ बहुत शातिर है, वो हमें कुछ नहीं बताएगी। दूसरा वाला पॉइंट ठीक लग रहा है, हर्ष को उठा लेना, पर यह करना मेरे जाने के बाद। संग्राम बोला। मीना का घर। दोनों कॉलेज गईं। सहस को बहुत खुशी हुई। अब मीना सहस के साथ बैठती थी, सो छवि अलग ही बैठ गई। किसी सर मैडम ने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि संग्राम ने पहले ही कह दिया था। छुट्टी के बाद वो मीना के साथ ही घर वापस आ गई थी। जब वो फ्री होकर कमरे में बैठी तब छवि ने पूछा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ? ये भी अजब ही है। वो तुझे पसंद करता था, ये मुझे भी पता था और तू भी जानती थी, पर मैं उसे शुरू से चाहती थी। तेरे जाने के बाद मैं उसके साथ बैठने लगी थी। एक दिन मैंने छुट्टी मारी और मैं अगले दिन आई तो बोला, आगे से छुट्टी मत करना, आज मेरा दिल नहीं लगा। यही तुम छवि से कहते थे, मैंने कह दिया। तो वो बोला, मीना तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, सच ये है कि मैं पहले बेशक छवि को पसंद करता था, पर फिर जब उसने बताया कि वो शादीशुदा है, मैंने उस दिन से उसका ख्याल दिल से निकाल दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, बस। फिर क्या था, तब से हम इकट्ठे हैं। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। तुम दोनों की जोड़ी खूब जचती है। तुझे पता है, मेरे लिए तो दुगनी खुशी है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड एक हो गए, छवि बोली। सच कहूँ छवि, उस दिन जब मैंने सहस के फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनी तो एक पल को तो जाने क्या क्या ख्याल आए कि तू इसके साथ घर में क्यों है, कैसे है, क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। तुझे पता ही है, दिल कभी अच्छा सोचता ही नहीं, हमेशा गलत सोचता है। पर तुमसे बात करके सब क्लियर हो गया। फिर मन को समझाया कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। मीना बोली। तुम निश्चिंत रहो, मेरे मन में सहस न पहले था न अब है। उसे शुरू से अपना दोस्त माना है, जैसी तुम दोस्त वैसा ही वो दोस्त था। लेकिन अब जब से वो मनाली गया है, वो मेरा भाई बन गया है। उसकी मम्मी मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं, अपनी बेटी मानती हैं, इसलिए अब ये मेरा भाई ही है, और इस हिसाब से तुम मेरी भाभी हुई। भाभी जी, छवि ने उसे छेड़ते हुए कहा। मीना ने उसके तकिया मारा, बदले में छवि ने भी उसके तकिया मारा और भाभी कहकर छेड़े जा रही थी। संग्राम का घर। संग्राम सारा दिन कंपनी का काम देखता रहा। वो घर पर खाना खाने को अवॉइड करता रहा। वो कॉलेज से छुट्टी लेने होने पर कॉलेज के गेट पर जाता। छवि रोज जब सहस और मीना के साथ आ रही होती तो जानबूझकर उन दोनों से थोड़ा आगे हो जाती थी, ताकि वो दोनों अपनी बात कर सकें। उस दिन भी वो आगे चल रही थी। उसने कारों की भीड़ में एक कार में संग्राम को देखा। उसका मन विचलित हो गया। वो दौड़ती हुई उस कार तक गई, पर संग्राम कार से पहले ही निकलकर पास ही छुप गया था। सहस और मीना भी उसके पीछे भागे आए। सहस ने पूछा, क्या हुआ? मुझे अभी अभी लगा जैसे मैंने यहाँ संग्राम को देखा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? संग्राम तो यहाँ है ही नहीं। चल, यूं ही पागल ना बन, कहकर वो उसे अपने साथ ले गए। वो लोग जब कार में बैठ गए तब संग्राम एक कार के पीछे से निकला और अपनी कार में आकर बैठ गया। अगले दिन संग्राम ने वापस मनाली जाना था, सो उसने सहस को फ़ोन किया। हेलो सहस, मैं वापस मनाली जा रहा हूँ, मम्मी से कुछ कहना है। हाँ, उनके लिए एक बैग लिया था, वो दे देना। आप आओगे मिलने? कहाँ आऊँ? हमारे कॉलेज ही आ जाना, मैं लोकेशन सेंड कर दूँगा। आपको अपनी मीना से भी तो मिलना है। ठीक है, आ जाऊँगा। तुम्हारी मीना को उस दिन देख तो लिया था, पर कोई बात नहीं हो पाई थी। चलो इसी बहाने बात भी हो जाएगी। तुम्हारी लोकेशन आ गई है, मैं अभी आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और कॉलेज पहुँच गया। उसने सहस को फ़ोन किया। सहस मीना और छवि को लेकर वहाँ आ गया। सहस उसे गले लगाकर मिला। छवि और मीना ने उससे नमस्ते की। शरद ने छवि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, आप ठीक से खा पी नहीं रही हैं, या पढ़ाई की टेंशन है, या कोई और बात है? नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। आपको वैसे ही लग रहा है। बहुत दिनों बाद मिले शायद, इसलिए। पढ़ाई की टेंशन मैं कम ही लेती हूँ, छवि हंसती हुई बोली। उसे जाने क्यों लगा जैसे ये सब संग्राम ही बोला हो। वो भी इसकी ऐसी ही चिंता करता था, पर दूसरे ही पल उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। सहस उसे अपना कॉलेज दिखाना चाहता था, पर संग्राम ने कहा, मैंने कॉलेज देखकर क्या करना है? मैंने कौन सा यहाँ दोबारा आना है? कहीं बैठकर बातें करते हैं। ठीक है चलो, कहकर सहस उसे लाइब्रेरी वाले लॉन में ले गया। उस तरफ बहुत शांति थी। वो लोग बैठे बातें करते रहे। फिर वो बोला, अच्छा तुम मुझे वो बैग दे दो,
मेरी फ़्लाइट का वक्त हो चला है, कहकर उसने अपनी कोट की जेब से 3 गिफ्ट निकाले और तीनों को दे दिए और बोला, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, अच्छे अच्छे पेपर करना। सहस ने उसे बैग वाला लिफाफा दे दिया। वो लोग उसे कार तक छोड़ने आए, फिर उसे जाते हुए देखते रहे। संग्राम उसी शाम को फ्लाइट में बैठ गया, जबकि उसने अपने पापा को कह दिया था कि वो सुबह की फ़्लाइट से गोवा घूमने जा रहा है दोस्तों के साथ। उसके पापा ने यकीन मान लिया। अब वो मनाली आ गया। उसने आंटी से मिलकर सहस का दिया बैग उन्हें दिया। फिर 2 दिन बाद उसने सिड से कहा, मिशन हर्ष शुरू करो। सिड तो कब से तैयार था। उसने अपने आदमियों को फ़ोन किया। उसके फ़ोन करते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो पहले ही हर्ष पर निगाह रख रहे थे। उन्होंने बिना जोर लगाए नशे में धुत हर्ष को उठा लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। सिड भेस बदलकर हर्ष को मिलने चल गया। हर्ष को अब पूरा होश आ गया था। हर्ष के हाथ पैर बंधे हुए थे। हर्ष कुर्सी पर बंधा था। उसके मुंह पर टेप लगाई थी। वो अपने आसपास देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।